हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में बेसिकली क्या है। इस पूरे चैप्टर का मैं इस वीडियो में समराइज करूंगा। पूरे के पूरे चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आने वाली वीडियोस में हर एक टॉपिक आप डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ भी सीखेंगे और फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो से आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा जिससे आपको ये चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, आप देख सकते हैं अपने सामने सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। देखो, स्टैटिस्टिक्स को मैं शॉर्ट में स्टैट्स कहूंगा ताकि बोलने में आसानी रहे, ठीक है। तो जो स्टैट्स है इसका पूरा एक जो समरी है मैंने इस आपके सामने ये लिखा है, आप देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में इस पूरे चैप्टर में आपके पास देखो, स्टैट्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा जो 9th क्लास में है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें 4 चीज़ें हैं। एक है आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये चारों चीज़ें आपके इस टॉपिक में हैं, इस चैप्टर में हैं। तो वन बाय वन मैं एक एक करके इनको लेके चलता हूं। तो देखो, सबसे पहले आंकड़ों का संग्रह यानी आंकड़े यानी डेटा। आंकड़े बेसिकली डेटा होता है, ठीक है। तो डेटा का संग्रह करना, डेटा को एकत्रित करना। तो देखो, डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लो कि आपको अपनी क्लास में स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट देखने की, हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट क्या है, तो आप सबकी हाइट को नोट कर लेते हैं, वो आपने डेटा एकत्रित किया है। अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहें कि 9th क्लास में इससे पहले पिछले 10 सालों में कितने बारी ऐसा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके 80% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो आप लिखते हो कि 2011 में इतने स्टूडेंट्स का है, 2012 में इतने स्टूडेंट्स का है, वो आप एक लिस्ट बनाते हो। या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं कि भाई आपके स्कूल में अगर पेड़ पौधे लगाए गए तो किस साल कितने पेड़ पौधे लगाए गए, इसका एक डेटा आप एकत्रित करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं आंकड़ों का संग्रह करना। आपने डेटा का कलेक्शन किया है। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक है प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डेटा, और दूसरा गौण आंकड़े यानी सेकेंडरी डेटा। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि पहले आप क्या कर रहे हो, जैसे आप जाते हो और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हाइट आप एक लिस्ट बनाते हो और आप ऐसा करके एक लिस्ट बनाते हो कि जो अमित है उसकी हाइट है 5 फीट 3 इंच, रवि है इसकी हाइट है 5 फीट 4 इंच, फिर सुमित है। इस तरह से आप एक डेटा एकत्रित करते हो। यहां पर आपने स्वयं जाके अपने आप जाके आपने ये डेटा एकत्रित किया है, तो इसीलिए हम इनको कहेंगे प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा। लेकिन अब मैंने आपको दूसरा क्या बताया था कि अगर आप ऐसा पता करते हो कि मान लो कि एक ऐसा है कि 2011 में आपके स्कूल से कितने बच्चों के 12th क्लास में कितने बच्चों के 80% से ज़्यादा मार्क्स आए, तो 2011 में मान लो कि 25 बच्चों के आए, 2012 में 15 बच्चों के आए, 2013 में 30 बच्चों के आए। इस तरह से आप डेटा लेके आते हो। अब ये आप कहाँ से लेके आए, आपको ये डेटा कहाँ से मिला? भाई आप वहाँ गए, आप फाइल्स में आपने देखा होगा, जो पहले से ही जो डेटा एकत्रित था आपने उसमें से लिए लिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा यानी गौण आंकड़े, यानी जो पहले से ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको देख के आप लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं गौण आंकड़े यानी सेकेंडरी डेटा। यहाँ पर आपने स्वयं जाके डेटा एकत्रित किया है और यहाँ पे आपने जो पहले से ही डेटा था उसमें से आपने डेटा लिया है, उसमें से आपने लिखा है, तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया। इन दोनों में आपको अंतर समझ आ गया। तो अब आप इस तरह से डेटा का संग्रह करते हैं, आप डेटा एकत्रित करते हैं। अब आपने डेटा तो संग्रह कर लिया है या आप करने जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप उसको लिखेंगे ये भी है। तो उसको हम कहते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, की जो आपने डेटा
जो आप डेटा लेके आए हो, जो आपने डेटा एकत्रित किया है, उसको आप किस तरह से लिखने वाले हो, किस तरह से आप उसको प्रस्तुत करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है यथाप्राप्त आंकड़े यानी रॉ डेटा, दूसरा है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा वर्गीकृत बारंबारता बंटन। साथ में इसमें सारणी भी लगा सकते हैं क्योंकि हम एक सारणी यानी टेबल बनाते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये 3 प्रकार से होते हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। वेल माय डियर, देखो, मान लो कि आपने क्लास के जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनके आपने मार्क्स एकत्रित किए। आपने उनके मार्क्स लिखे। आपने लिखा कि भाई मान लो कि 20 मार्क्स का एक आपका पेपर हुआ और 20 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 8 बच्चों के कितने नंबर आए। तो आप लिखते हो कि एक के 11 आए, एक के 17 आए, एक के 14 आए, एक बच्चे के आए 18, फिर 19, फिर इसी तरह से एक और के 11 आए, फिर एक के 10 आए और एक के 15 आए। इस तरह से 8 बच्चों के मार्क्स आ गए। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है डेटा, इसको बोलते हैं यथाप्राप्त आंकड़े यानी रॉ डेटा। यथाप्राप्त आंकड़े यानी रॉ डेटा। ओके, जब आप इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारा एकदम यथाप्राप्त आंकड़े यानी रॉ डेटा है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। इसको हम लिखते हैं आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो जब आप इसको आरोही क्रम में लिखते हैं तो हमें देखते हैं कि अच्छा सबसे कम 10 है, फिर 11 है, फिर एक और के 11 आए, फिर एक के 14 आए, फिर 15 है, फिर 17 है, 18 है, 19 है। इस तरह से मार्क्स हैं। तो जो सबसे कम है ये सबसे कम मार्क्स हैं और ये सबसे अधिक मार्क्स हैं। तो इसका जो परिसर होगा इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, तो इसका परिसर है 19 - 10 यानी ये है 19 और ये है 10। तो सबसे बड़े से सबसे छोटे को माइनस करेंगे तो 9। इसका परिसर जो है 9 आएगा। इतना आपको समझ आ गया? तो ये है, और इसको हम कहते हैं अधिकतम मान और इसको कहते हैं न्यूनतम मान। तो इसको हम परिसर यानी रेंज कहते हैं। आपको ये बात समझ आ गई है? तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास यथाप्राप्त आंकड़े यानी रॉ डेटा था उसको हमने आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, और सबसे बड़े में से जब आप सबसे छोटा माइनस करते हैं तो इसको हम कहते हैं परिसर यानी रेंज। आपको समझ आ रहा है? और ये इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा 19। ओके, सॉरी 9 आएगा। 19 में से 10 माइनस किया तो 9 आएगा। तो ये हो गया है। इसके बाद ये तो हमने देखा यथाप्राप्त आंकड़े। अब देखो 8 स्टूडेंट हैं तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर मान लो कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों के आपको मार्क्स लिखने हैं, तो 40 बच्चों के आप मार्क्स लिखोगे। एक के 20 में से 11 आए, एक के 13 आए, एक के 14 आए, फिर 15, फिर 10, कितना सारा हो जाएगा। 40 बच्चे हैं वो। ठीक है, फिर आपको बोला जाएगा कि भाई इसको बढ़ते क्रम में लिखो, तो कितना मुश्किल होगा आपको लिखना। इसके लिए माय डियर हमारे पास होता है बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन। ठीक है, लेकिन बारंबारता बंटन 2 प्रकार का होता है। इंग्लिश में बारंबारता होती फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार कोई चीज आई है। तो अब पहले मैं बनाऊंगा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां पर हम लिखेंगे मार्क्स यानी अंक, और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी छात्रों की संख्या, और ये बारंबारता भी होती है यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? तो ये है, देखो डिटेल में वैसे मैं आने वाले वीडियोस में भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं कि कैसा इसमें होता है। ठीक है, कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या है, ये सब मैं आपको समझा रहा हूं। देखो माय डियर, यहां पे आप लिखते हैं कि भाई हमारी क्लास में
10 मार्क्स आए हैं 4 बच्चों के, 11 मार्क्स आए हैं 8 बच्चों के, 13 मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के, 14 मार्क्स आए हैं 17 बच्चों के। वेल ये ज़्यादा नहीं होना, 7 बच्चों के, चलो ठीक है ना। ओके, फिर 16 मार्क्स आए हैं 3 बच्चों के, 17 मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के, और 18 मार्क्स आए हैं 6 बच्चों के, और 19 मार्क्स आए हैं 2 बच्चों के। ये बन गया मान लो, ठीक है, आप समझ गए। और यहाँ पे आप इनको टोटल करेंगे तो आएगा 8 4 12 24 24 और 24 25 27 32 40, ये टोटल 40 बच्चे हो गए हैं। और ये है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने इनकी एक बारंबारता बंटन सारणी बनाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, भाई इतने नंबर इतने बच्चों के आते हैं, इतने नंबर इतने बच्चों के आते हैं। तो ये जो है, अब देखो ये जब आपके पास इस तरह से होता है तो इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड यानी अवर्गीकृत। आपने कोई ग्रुप नहीं बनाए हैं, आपने ये नहीं बोला कि इतने मार्क्स से इतने मार्क्स के बच्चे भाई यहाँ आ जाओ, इतने नंबर से इतने नंबर के बच्चे यहाँ आ जाओ, ऐसा आपने नहीं बोला है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अगर आपके पास आए तो इसको हम बोलते हैं अवर्गीकृत, अनग्रुप्ड यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये समझ आ गया आपको, यानी ये वाला जो है ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस तरह से जब भी आपके पास कोई टेबल होगी तो वो होगा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं, अगर इसी चीज को इस तरह से लिखा जाए कि भाई क्लास में देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं वर्गीकृत बारंबारता बंटन ये 2 प्रकार से होता है माय डियर, ठीक है। वो 2 प्रकार क्या है मैं आपको सिखाता हूं। एक तो होगा आपके पास जो कंटिन्यूअस नहीं होगा, जैसे कैसे देखो, अगर ऐसा है कि भाई 0 से लेके, देखो ये तो है मार्क्स यानी उनके अंक, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इंग्लिश हिंदी ये सब। और दूसरा है छात्रों की संख्या यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम बारंबारता भी कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ कितनी बार आ रही है, तो इसको बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, और ये छात्रों की संख्या भी है, ठीक है। 0 से 4 मार्क्स आए मान लो 12 बच्चों के, फिर 5 से लेके और मान लो कि 9 अंक, ठीक है ना। 0 से 5 से 8, सॉरी 0 से 4, फिर 5 to 8 ये आए 7 बच्चों के, फिर 9 से लेके 12 नंबर आए 3 बच्चों के, फिर 13 से लेके कितना 13 से लेके 16 ये आए 2 बच्चों के, और फिर 17 से लेके 20 ये आए मान लो 5 बच्चों के। ये जो है, एक तो ये तरीका है वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, पहले में ये देखो आप यहाँ पे कंटिन्यूटी टूट रही है, ये 4 है और ये 5 है। मान लो किसी बच्चे के 4.5 नंबर आए, फिर क्या करते हैं हम, तो इस तरह से थोड़ा सा हमें इनको चेंज करना होता है, और उसके लिए हमारे पास है कि इसको कंटिन्यूअस कर दो। कंटिन्यूअस कैसे कर दो कि भाई पहले में आप एक काम करो, जैसे 0 to 5 रख दो, फिर 5 to 10 है, फिर 10 to 15 है, फिर 15 to 20 है। तो ये जो है यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, आप देख सकते हैं ये 5 है, सीधे 5 यहाँ पे आ गया, फिर ये 10, ये सीधे 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इस तरह से है आपके। अब देखो यहाँ पे तो ये है कि भाई 0 से 4 नंबर जितने बच्चों के आए इसमें 12 हो गए, 5 से 8 नंबर कितने बच्चों के आए, 7 बच्चों के आए, 9 से 12 कितने के आए, 3 बच्चों के आए। बड़ा सिंपल है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर किसी बच्चे के अगर मान लो कि 5 नंबर आते हैं, वो उसको हम यहां रखेंगे कि यहां रखेंगे। अच्छा प्रश्न है आपका कि 5 नंबर जिसके आए वो उसको हम यहां रखेंगे कि यहां रखेंगे। तो वेल माय डियर, जब भी आप ये लिखते हैं इसमें ये शामिल नहीं होता है, बाद वाला शामिल नहीं होता, यानी 0 to 5 आप लिखेंगे तो 5 शामिल नहीं होगा इसमें, 5 इसमें आएगा। 5 to 10 आप लिखेंगे, 10 यहाँ शामिल नहीं होगा, वो इसमें आएगा। 10 to 15 में 15 यहाँ पे शामिल नहीं है, 15 इसमें आएगा। और 15 to 20 में तो खैर 20 अगर आएगा भी तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैसे, ठीक है ना, लेकिन वो अक्सर 21 20 कम होता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो
अगर मान लो कि यहाँ पे किसी बच्चे के आए मान लो 5 अंक, उसको हम इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, तो उसको हम इसमें रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 अंक वाले बच्चा भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। 10 नंबर अगर किसी बच्चे का है तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे कि यहाँ पे रखेंगे। भाई आप गिनोगे ना क्लास में बच्चे, भाई आप देखोगे कि भाई क्लास में बच्चों के मार्क्स आए 0 2 5 7 8 9 11 17 16 15 14 12 11 एंड 7 एंड 10, ठीक है। ये है मान लो क्लास में ये बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के ये नंबर आए मान लो। अब उसको हमने यहाँ रखना है, तो यहाँ पे अब कैसे रखेंगे देखो, उसके लिए हम कहते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। देखो मैंने काट रखा है, मैंने इसलिए काटा ताकि इसका मतलब ये है कि इसमें 5 वाला आप यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे, लेकिन ये 0 to 5 है, ठीक है। आप यहाँ पे काट मत देना इसे। तो देखो 0 पहले है, यानी 0 वाला यहाँ पे आएगा। अब है 2 वाला भी यहाँ पे आएगा, 5 वाला इधर आएगा, 5 वाला यहाँ पे आएगा, 7 वाला भी यहाँ पे आएगा, 8 वाला भी यहाँ पे आएगा, और 9 वाला भी यहाँ पे आएगा, 11 वाला यहाँ पर आएगा, फिर 17 वाला वो इधर आएगा, फिर 16 वो इधर आएगा, और 15 इधर आएगा। 15 इधर नहीं आएगा, 15 इधर आएगा, ठीक है। तो 15 यहाँ पे नहीं लेंगे हम। 14 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा, 11 इधर आएगा, 7 इधर आएगा। अब देखो सॉरी 4 ये हो गए, 5 के लिए हम ये कट ऐसा मार देते हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर 7 तो हो गया 10। अब 10 इधर आएगा, 10 इधर नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 हो गए, 5वें के लिए हम कट मार देते हैं। इनको हम कहते हैं टैली चिन्ह यानी टैली मार्क्स, ठीक है। और इसके बाद जब आप इनको काउंट करके लिखते हो तो वो आ जाती है बारंबारता। तो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हो गए 5, यहाँ पे हो गए 5, और ये हो गया 3, ठीक है ना। और इस तरह से 5 दूने 10 15 टोटल अगर आपको लिखना हो तो टोटल 15 बच्चे हैं जिनका आपने डेटा लिया है, और ये हो गया है। तो ये टैली मार्क्स ऐसे लगाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये अगर हम 5 हमें लेना हो तो हम किस में लेंगे, इन दोनों में से। ओके ऑलराइट। अब इसके बाद जो है हमारे पास है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। अब जो आलेखीय निरूपण है ये भी 3 तरह का होता है। एक है बार ग्राफ यानी दंड आलेख, दूसरा आयत चित्र, और तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक ही जैसे हैं। यानी अगर आपको बारंबारता बहुभुज बनाना है तो आपको हिस्टोग्राम बनाना ही होगा, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम है, ये बार ग्राफ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके स्कूल में हिंदी में तो नहीं पढ़ाया होगा, इंग्लिश में ही बोला होगा बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में ये ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि ये जो है क्या क्या होते हैं। देखो माय डियर, सबसे पहले बार ग्राफ इस तरह से होते हैं, इनमें गैप होता है। ये बार ग्राफ है, इस तरह से बार ग्राफ होते हैं, ठीक है। इनमें आपको ऐसे गैप मिलेगा। हिस्टोग्राम में आपको गैप नहीं मिलेगा, ये एक दूसरे से चिपके होते हैं। अब बार ग्राफ में किस तरह के आंकड़े लेते हैं, तो याद है मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको ये देखना हो कि 2011 में कितने बच्चे 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके आए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 30 बच्चे। फिर 2012 में 15 बच्चे, 2013 में 25 बच्चे, फिर 2014 में 40 बच्चे, 2015 में 20 बच्चे। मान लो कि ये है, और इसको आपने प्रस्तुत करना है। देखो हम अब आंकड़ों को क्या कर रहे हैं, इनको हम आलेखी निरूपण कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी सारणी हमने बना दी, जो ये करना था हमने बना दिया, सारणी बना दी, लेकिन अब इसका हम आलेखीय निरूपण करते हैं, यानी ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इनको ग्राफ में हमें रखना होता है। तो कैसे रखते हैं देखो, तो अब जैसे हमारे पास इस तरह से है, मान लो कि आपसे बोला जाए कि भाई ये हमारे पास आंकड़े हैं और इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, तो कैसे। सबसे पहले यहाँ पे तो हो जाएगा कि जो साल है, ठीक है ना, यानी ईयर,
और यहां पर हम रखेंगे कि कितने बच्चे थे। तो ये है 10 बच्चे, 20, 30, 40, 50। देखो ये ध्यान में रखेंगे हम, तो 50 तक काफ़ी, ठीक है चलो 60 लिख दो, लेकिन हमें यहाँ तक आवश्यकता पड़ेगी 40, सबसे ज़्यादा 40 है, तो इसके हिसाब से बनाना होता है। पता चला कि यहाँ पे 200 300 हो और आप यहाँ पे 10-20 कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 200 300 400 होते तो हम फिर 100 200 300 400 लेके चलते। तो जो यहाँ पे जानकारियाँ होती हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पे सेंटीमीटर के गैप में मार्क बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो 2011 में 30 बच्चे हैं, तो 2011 में 30 बच्चे, यानी ये 30 बच्चे, और कब 2011, तो 2011 हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसा करके। अच्छा, और 30 बच्चे, ठीक है। तो ध्यान रखना बार हमने 30 की हाइट तक बनाया। 2012 में 15 बच्चे, 15 आएगा इनके बीच में, थोड़ा सा गैप देंगे और ये हो गया, ये है 2012। 2013 में 25 बच्चे, ये 25 है यहाँ पे, ठीक है ना। 20 और 30 के बीच में 25 बच्चे, ये है 2013। 2014 में 40 बच्चे, ये 40 बच्चे, तो 40 के उसमें बनाएंगे हम, इतना ऊंचा हम बार बनाएंगे। 2015 में 20 बच्चे, 20 ये है तो इसके लेवल पे बनाएंगे हम, और ये 2015 है, ठीक है। और ये हमने बना दिया है बार ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे हम, बार ग्राफ, दंड आलेख। ठीक है ना, ओके वेल। अब इसके बाद है आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम हमारे पास जब इस तरह की जानकारी होती है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इसका बनता है हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम हमारे पास मान लो कि इस तरह की जानकारी है कि क्लास में जो बच्चे हैं 140 से लेके 145 सेंटीमीटर की जिनकी हाइट है, ऐसे बच्चे हैं टोटल 5। 145 से लेके 150 सेंटीमीटर की हाइट के बच्चे हैं 7। 150 से लेके 155 सेंटीमीटर की हाइट के बच्चे हैं 3। 155 से 160 के बीच की हाइट वाले बच्चे हैं 4। 160 से 165 की हाइट वाले बच्चे हैं मान लो फिर से 5 हैं। अगर आपको इसे प्रस्तुत करना हो तो ध्यान रखना, अब ये जो है ये इसमें प्रस्तुत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसी तरह से प्रस्तुत होते हैं जब इस तरह से हो जाए, ये चीज़ें एकदम अलग अलग हों, 2011 2012, तो बार ग्राफ में ये प्रस्तुत होता है। ठीक है, मान लो कि अगर मुझे लिखना हो कि मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं बार ग्राफ का। मैं ये कहूं कि भाई जनवरी के महीने हमारी कंपनी ने टोटल 50 लाख का बिजनेस किया। फिर फरवरी के महीने कंपनी ने 30 लाख का बिजनेस किया। फिर मार्च के महीने कंपनी ने 40 लाख का बिजनेस किया। इस तरह से अगर आपको बनाना हो तो फिर आप ऐसे बनाओगे, ये करोगे, यहाँ पे लिखोगे ये साल हो गया, और ये यहाँ पे ये 10 20 30 40 50 60 ऐसे, और फिर लिखोगे भाई जनवरी के मैंने 50 का बिजनेस किया तो ये जनवरी का हो गया। फरवरी के मैंने 30 का बिजनेस किया तो ये 30 का ये बार बन गया। मार्च के मैंने 40 का बिजनेस किया तो ये 40 का बन गया। ये जो होता है इस तरह से ये बनता है बार ग्राफ में। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसमें इस तरह से होता है, ये ऐसे दिया होता है, ठीक है ना, और ये एकदम कंटिन्यूअस होता है ग्रुप में इस तरह से, तो ये कैसे बनाएंगे हम, इसका बनता है हिस्टोग्राम। ठीक है, ये अलग बात है कि आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट लिखा होगा कि इसका हिस्टोग्राम बनाओ, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम बनता किसका है। इनका हिस्टोग्राम बनेगा बिकॉज ये आपस में चिपके हुए होंगे। ठीक है, अच्छा अब कैसे बनेंगे, यहां पे आप बिल्कुल अच्छे से देखो, ये ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो माय डियर, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 5-5 का गैप है, तो आप यहां पे 5-5 का गैप बनाओगे। ठीक है, तो यहां पे अच्छा यहां पे तो होगा हाइट, और यहां पे छात्रों की संख्या। देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा इस तरफ चलेगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कितने छात्र हैं ये, तो यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। देखो मैंने 1 2 3 4 इसलिए लिखे क्योंकि छात्रों की संख्या कम ही है। अगर यहाँ पे छात्र होते 25 70 30 तो मैं 10 20 30 40 करके लिखता, ठीक है। अगर यहाँ पे छात्र होते मान लो 15 16 17 तो मैं यहाँ पे 2 4 6 8 10 इस तरह से बनाता। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है उसी हिसाब से यहाँ पे हम बनाते हैं, ऐसा कि ताकि ठीक ठाक बन जाए, ठीक है। एकदम लंबा भी ना बने और एकदम छोटा भी ना बने ये। अब यहाँ पे देखो, अब इसको यहाँ पर लिखना सबसे बड़ी समझदारी वाला काम होता है। आई मीन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। बात ये कि ये सीधे 140 हो गया, यहाँ पे 0 से शुरू नहीं है, सीधे 140 हो गया है। तो सीधे 140 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये 140 है और ये 145 है, ये 150 है। जैसे यहाँ पे है वैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 155, 160, 165, 170, 165 तक ही काम बनेगा। तो हम एक थोड़ा आगे बना देंगे और यहाँ एक पीछे बना देंगे हम, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है खैर। लेकिन आगे आप सीखोगे जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक पीछे वाला भी लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा गैप बना के रखो, ठीक है। और हाँ, जब आप यहाँ पे 140 सीधे लिखेंगे तो यहाँ पे हम एक किंक बना देते हैं इस तरह से, ध्यान रखना। हमेशा अगर 0 से शुरू हो, यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि 0 10 20 तो 0 10 20 होता तो हम ऐसा नहीं बनाते, लेकिन सीधे ही एकदम 140 हो गया, इसलिए हम यहाँ पे ये बनाते हैं। ये ध्यान रखना पहली बात। अब देखो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 140 से 145 तक 5 बच्चे हैं, 140 ही है 145 ही है, 5 बच्चे, यानी ये बन गया, ठीक है। 145 से 150, 145 से 150 कितने 7 बच्चे हैं, तो 7 बच्चे हैं, ये बन गया। इनकी मोटाई थोड़ा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। 150 से 155, 150 से 155 में 3 बच्चे हैं, तो 150 से 155 ये 3 बच्चे हैं। 155 से 160, 155 से 160 में 4 बच्चे हैं, तो ये 4 बच्चे हो गए। 160 से 165 में 5 बच्चे हैं, तो 160 से 165 ये 5 बच्चे ये, और ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। अंडरस्टैंड, ये समझ आ गया आपको। और ये इस तरह से चिपका होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बनाते हैं। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला मैं इसे मैं आपको समझा दूंगा, बड़ा आसान है। बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें क्या करना होता है, देखो माय डियर, एक इससे पहले वाला लिखो और एक इससे बाद वाला लिखो। इससे पहले क्या होगा 135 ये, और इसके बाद वाला हमने लिखा हुआ है 170। इतना समझ गए पहली बात। दूसरा, इनके बीच में आपको पॉइंट लगाना है, ये बीच में, बीच में, ये बीच में, ठीक है। और अब इनको ज्वाइन कर देना है। तो मैं ये अलग कलर से ज्वाइन करूँगा ताकि ये फिर ये फिर ये और ये बन गया हमारा बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बहुत सिंपल है, समझ गए आप। अब आपके पास बारंबारता बहुभुज के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 2 तरह से। पहला क्वेश्चन आएगा कि पहले हिस्टोग्राम बनाओ और उसके ऊपर ये बनाओ। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये किया बिल्कुल 100% वैसा करना है। हिस्टोग्राम बनाओ और बीच वाला ये मिला के बन गया हमारा आयत चित्र, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन आपके पास कभी कभार क्वेश्चन आता है कि केवल ये बनाओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, केवल ये ही बनाना है। उस केस में क्या होता है, यहाँ पे अब ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पास केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आ गया तो क्या करते हैं। करते क्या है माय डियर, आपको क्या करना होता है, देखो ये तो क्वेश्चन होगा, आपको एक और टेबल बनानी है जिसमें ये जो पार्ट है, देखो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, तो हमें क्या लिखना होता है, ये वर्ग अंतराल दोबारा से लिखेंगे हम। देखो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जब आपके पास बारंबारता बहुभुज बनाने को आ जाए और हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, यानी अगर हिस्टोग्राम बनाना हो उस पर यह बनाना हो तो बड़ा आसान है, जो कि मैंने आपको सिखाया। लेकिन अगर केवल और केवल बारंबारता बहुभुज बनाना हो तो हमें क्या करना है, देखो आप नोटिस करेंगे हमने यहाँ पे मध्य बिंदु देखा है ना, मध्य बिंदु मिड पॉइंट यहाँ पे देखा है, ये मिड पॉइंट है। वो काम हम यहाँ पे करेंगे।
तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ग अंतराल और उसके बाद आएगा मध्य बिंदु और बारंबारता, तो ये हमारे पास है ही। अब देखो ये है 140 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165। इसका मध्य बिंदु क्या होगा? तो मध्य बिंदु के लिए इनको प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। इनको प्लस करोगे आप, वैसे भी देखो बड़ा आसान है। इसका गैप क्या है? 5 का गैप है ना, 5 का गैप है ना यहाँ पे। 5 का आधा क्या होता है? 2.5, तो 2.5 इसमें जोड़ दो, 142, 142.5 हो जाएगा। ऐसे 2.5 इसमें जोड़ दो तो 147 पॉइंट, यानी 2.5 मीन्स 2.5। ओके, 2.5 यहाँ पे प्लस कर दो तो ये मध्य बिंदु आ जाएगा। या फिर दोनों को प्लस करो तो 285 होगा, उसको 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा। यहाँ दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, या आसानी के लिए 2.5 इसमें प्लस कर दो, ठीक है ना, क्योंकि गैप 2.5 क्या है? उस गैप किसका है? 5 का है, उसका हाफ करो 2.5, तो इसमें 2.5 जोड़ो, ये इसमें 2.5 ऐड किया, ये इसमें 2.5 ऐड किया और इसमें 2.5 ऐड किया, ठीक है। और बारंबारता जो यहाँ पे लिखी थी वही लिखेंगे, 5 7 3 4 5, ये है। ओके, अब इसका अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा? देखो तो देखो थोड़ा गैप करके आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। दिस इज 142.5, अगले सेंटीमीटर पे आप बनाएंगे 147.5, फिर यहाँ पे 152.5, यहाँ पे 157.5, फिर यहाँ पे 162.5, और उसके आगे भी आपको लिखना है, एक आगे एक पीछे, ध्यान रखना, एक आगे लिखना है। तो इसके आगे क्या होगा? देखो जिस तरह से पैटर्न चल रहा है, 5-5 का गैप है, तो ये होगा 167.5 और यहाँ से एक कम होगा 137.5, ठीक है ना। 5-5 का गैप है ना, तो हमने देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एक आगे और एक पीछे हमें करना है, ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 142.5 है, उस पर 5 है, तो 5 पे हम बिंदी लगा देंगे। ये देखो आप एक्चुअल ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम क्लियर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी सीध में ये है 147.5 पे 7 है, तो ये है 7। 152.5 पे है 3, तो ये है 3। 157.5 पे है 4, तो ये है 4। 162.5 पे है 5, तो ये है 5, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे यहाँ पर जो है एक लास्ट में जो हमने लिखा था, मैंने कहा था ना इसके एक आगे लिखो और एक पीछे लिखो, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आपको लिखना है। अब आपको इनको जोड़ देना है, तो ये हमने जोड़ा, ये हुआ ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया है। ओके, बारंबारता बहुभुज समझ आ गया? तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ ये वाला पार्ट, यानी आलेखीय निरूपण, यानी ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें। और लास्ट में जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपने सुना होगा मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। क्विकली मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत लंबे टॉपिक हैं, तो मैं आराम से अलग आने वाले वीडियोस में इनको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ। मान लो कि एक क्लास में है टोटल 9 स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स हैं, किस तरह से उनके नंबर आए, और नंबर मान लो कि हमने उनके 20 में से लिए हैं, 20 में से 15 10 11 17 11 और 14 15
11, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गए हैं। यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें आपको निकाल के बताऊंगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब माध्य क्या है? मीन। माध्य के लिए क्या होता है कि हम इनको प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं कितने नंबर हैं। तो यानी उस केस में हम करेंगे 15 + 10 + 11 + 17 + 11 + 14 + 15 + 11 + 19 अपॉन 9। तो ये हो जाएगा 15 25 36 46 53 53 64 78 93 104 123। तो ये आएगा 9 × 9 3 3 9 3 27, फिर 6 0 9 6 54 6 6। ये इसका मीन आया है, ये है मीन। ठीक है, तो यानी जितने हैं उनको प्लस करके हम डिवाइड कर देते हैं। ये एक सिंपल तरीका है, इसके 2-3 तरीके हैं, बट मैं आपको एक तीनों में अंतर बताना चाह रहा हूँ कि तीनों में अंतर क्या है। अब अगर आपको निकालना हो माध्यिका यानी मीडियन, तो मीडियन जो होता है उसका है, उसको हम कहते हैं मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडिल मोस्ट यानी सबसे बीच वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी है, उसके लिए हमेशा हमें आरोही क्रम में लिखना होता है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर एक और 11 3 बार है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है 14, फिर है 15, फिर 15 एक और, फिर 17 और फिर 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो सबसे बीच में कौन आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बीच में ये है ना। इसके 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, तो ये जो बीच वाला है ये है मीडियन, माध्यिका। सीधी सी बात है। आप ये सोचोगे कि सर अगर एक और होता तो बीच में 2 आ जाते। हाँ, तो बिल्कुल सही, बीच में 2 आ जाते, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता। मान लो कि एक और यहाँ पे होता, एक और 19 होता यहाँ पे, तो मैं क्या करता, मैं 14 और 15 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देता और आंसर मेरा 14.5 आ जाता। तो बीच में जो 2 आ रहे हैं उनको ऐसा करें। एक सिंपल तरीका है, आपके पास फॉर्मूला अलग तरीके से है, वो मैं आपको बाद में आने वाले जब माध्यिका का वीडियो आप देखिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, लेकिन ये एक सिंपल आइडिया है कि माध्यिका एक्चुअल में होता क्या है। तो एक ये मिडिल मोस्ट सबसे बीच वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो होती है माध्यिका। तीसरा है बहुलक यानी मोड। तो मोड का मतलब यह है कि जो सबसे बार आ रहा है। ओके, मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी जो सबसे बार आ रहा है। सबसे बार कौन आ रहा है यहाँ पे? तो आप देखेंगे कि 11 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो गया? 11 हो गया। बड़ा आसान है, ये तो सीधे ही है आपके पास। ओके, तो ये है इन तीनों में अंतर कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में अंतर क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है। ओके, वेल माय डियर, इसी के साथ ये जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ में, जहाँ भी हो सके आप जहाँ भी कर सकें। और बाकी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं अभी तक लगभग सभी एक आध चैप्टर को छोड़ के लगभग सभी चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। वेल, और इस चैप्टर के भी बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।